together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, रेडियो मानू ताकि गुरु FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Giloria. आदाब सामीन, रेडियो मानू में आप तमाम का इस्तकबाल है। मेरा नाम है तलहा मन्नान और आप सुन रहे हैं रेडियो मानू की बेहद ख़ास पेशकश मशहूर अफसाना निगार प्रेमचंद का अफसाना मंत्र। शाम का वक्त था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर दरवाजे के सामने खड़ी थी कि दो कहार डोली उठाए आते दिखाई दिए। अकब में एक बूढ़ा लाठी टेकता आ रहा था। डोली मतब के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर दरवाजे पर पड़ी हुई चिक में से झांका। ऐसी साफ सुथरी ज़मीन पर पांव रखते हुए उसे खदशा लाहक हो रहा था कि कोई झिड़क ना दे। डॉक्टर साहब को मेज़ के करीब देखकर उसे कुछ कहने की जुर्रत ना हुई। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई रोज़ से। डॉक्टर साहब ने सिगार सुलगाकर जवाब दिया, कल सुबह आओ, कल सुबह, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर सर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। महज 10 मिनट बाकी थे। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आना, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का वक्त है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह डाल दें, महज एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 6 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार का इकबाल बड़े दीन बंधु। ऐसे गंवार और नासमझ देहाती तकरीबन रोज़ ही आया करते थे। डॉक्टर साहब उनकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। कोई कितना ही क्यों ना कहे, वो अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। आहिस्तगी से चिक उठाकर मोटर की तरफ बढ़े। बूढ़ा उनके पीछे ये कहता हुआ लपका, सरकार बड़ा करम होगा, हुजूर रहम कीजिए, बड़ा बेबस और दुखी हूँ, दुनिया में कोई और नहीं है बाबूजी। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह घुमाकर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सुबह आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक तस्वीर की तरह साकिन खड़ा रहा। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी तफरीह के लिए दूसरों की ज़िंदगी की परवाह नहीं करते। शायद इस पर अब उसे विश्वास न होता। महज़्ज़ब दुनिया इस कदर संगदिल और बेहिस है, उसका ऐसा ताज्जुब अंगेज़ एहसास उसे अब तक ना हुआ था। वो पुराने ज़माने के उन लोगों में से था जो लगी हुई आग बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के झगड़े को मिटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। जब तक मोटर बूढ़े की नज़रों में रही,
वो वहीं खड़ा उसे टकटकी बांधे देखता रहा। शायद उसे अब भी उनके लौट आने की उम्मीद थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों तरफ से मायूस होकर वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से नाउम्मीद होकर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया, माथा पीट कर रह गया। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 बरस का बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी का यही एक सहारा था। उसी का मुंह देखकर वो जिंदा थे। इस चिराग के गुल होते ही जिंदगी की तारीक रात में सनसनाहटें आ घुसी। बुढ़ापे की तुंद मोहब्बत टूटे हुए दिल से निकलकर इस तारीख में बिलक बिलक कर रोने लगी। कई बरस गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने दौलत के साथ साथ इज्जत भी खूब कमाई और अपनी सेहत की सख्ती से हिफाजत की, जो एक गैर मामूली बात थी। ये उनकी बाकायदा ज़िंदगी का ही नतीजा था कि 50 बरस की उम्र में उनकी चुस्ती और फुर्ती नौजवानों से बढ़ चढ़कर थी। उनका हर काम वक्त का पाबंद था। इसी पाबंदी से वो ज़र्रा भी परे न हटते थे। आम तौर पर लोग सेहत के उसूलों की पैरवी उस वक्त करते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी के आम उसूलों का भेद भी अच्छी तरह समझते थे और उनकी औलाद भी इसी कानून के ज़ेर असर थी। उनके महज 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरा बच्चा ना हुआ। इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान ही नज़र आती थी। लड़की की शादी हो चुकी थी, लेकिन लड़का अभी कॉलेज में ही पढ़ता था। वही माँ बाप की ज़िंदगी का सहारा था। तबीयत में इंतहाई सुकून, शराफत का पुतला, बेहद बाज़ौक़ और फैयाज़, यूनिवर्सिटी का अजीज़ तरीन तालिब इल्म, नौजवान तबके का महबूब रुकन। जब बात करता तो जैसे मुंह से फूल झड़ते थे। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। शाम का वक्त था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रऊसा और हुक्काम एक तरफ और कॉलेज के लड़के दूसरी तरफ खाने का इंतज़ार कर रहे थे। बिजली के कुमकुमों से मैदान बक़ह नूर बना हुआ था। तफरीह का सामान भी मौजूद था। छोटा सा मज़ाहिया ड्रामा खेलने की तैयारी हो रही थी। खेल खुद कैलाश नाथ ने लिखा था। नुमाया किरदार भी वही था। उस वक्त वह एक रेशमी कमीज़ पहने नंगे सर नंगे पांव इधर उधर दोस्तों की आवभगत में मशगूल था। कोई पुकारता, कैलाश ज़रा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, अरे कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी इसे छेड़ते थे, मजाक करते थे और बेचारे को दम मारने का वक्त भी न मिलता था। अचानक एक हसीना ने उसके करीब आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, ज़रा मुझे दिखाओ तो। कैलाश ने उससे मुसाफा करके कहा, मृणालिनी इस वक्त माफ़ करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने असरार करके कहा, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम हर रोज़ कल कल करते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों हमजमात थे और एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का बहुत शौक़ था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनकी फितरत और रहन सहन का मुताला गहरी नज़र से किया करता था। थोड़े ही दिन हुए उन्होंने कॉलेज में सांपों पर एक मारकतुल आला तकरीर भी की थी। सांपों के रक्स का मुजाहरा भी किया था। यहाँ तक कि उस मौजू के बड़े बड़े आलिम भी ये मजमून सुनकर अंगुश्त बदंदा रह गए थे। ये फ़न उसने एक मामिर सपेरे से हासिल किया था। सांपों की जड़ी बूटियों को इकट्ठी करने का उसे जुनून था। महज इस कदर इत्तला मिल जाने पर कि किसी आदमी के पास कोई अच्छी जड़ी है, उसे चैन ना आता था। उसे हासिल करके ही दम लेता। यही एक ऐप था जिस पर वो हज़ारों रुपये खर्च कर चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, लेकिन कभी सांपों को देखने के लिए इस कदर मुसिर ना हुई। ये कहना बहुत मुश्किल था कि वाकई उसका इश्तियाक इस कदर शदीद हो गया है या वो महज कैलाश पर अपने हुकूक का मुजाहरा करना चाहती है। लेकिन उसकी ज़िद बेमौके थी। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, हुजूम को देखकर सांप किस कदर चौंकेंगे और रात को उन्हें छेड़ना कितना बुरा लगेगा, इन बातों पर उसने ज़रा भी गौर न किया। कैलाश ने कहा, कल ज़रूर दिखा दूंगा। इस वक्त उम्दगी से देख भी तो ना सकोगी, कमरे में तिल रखने को भी जगह नहीं रहेगी। एक साहब छेड़ कर बोले, अरे दिखा क्यों नहीं देते, इतनी सी बात के लिए इतनी टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज़ ना मानना, देखें क्यों कर नहीं दिखाते हैं।
दूसरे महाशय और भी तन से बोले, मिस गोविंद इस कदर मासूम और सादा लो हैं, तभी इस कदर मिजाज करते हैं। कोई और होती तो अब तक इस बात पर बिगड़ चुकी होती। तीसरे हजरत मजाक उड़ाकर बोले, अजी ताल्लुकात कतई कर लेती, भला कोई बात है ये भी? इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी की जान भी हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि सभी मिलजुल कर उसे बना रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। एक दोस्त ने मजाक उड़ाया, देखना तो आप सब कुछ चाहें, लेकिन कोई दिखाए तो। कैलाश को मृणालिनी की उतरी और झेपी हुई शक्ल देखकर मालूम हुआ कि उसका ये इनकार कितना बुरा मालूम हो रहा है। ज्यों ही प्रीति बोझ खत्म होकर गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और दूसरे दोस्तों को सांपों के दरबे के सामने लेकर डुगडुगी बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोल कर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि ये कीड़े उसकी एक एक बात, उसके दिल का एक एक जज्बा समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में हमाइल कर लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी हर बार मना करती कि उन्हें गले में मत डालो, दूर से ही दिखा दो, बस ज़रा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते हुए देख उसकी तो जान ही निकल रही थी। वो पछता रही थी कि मैंने ख्वामख्वाह उन्हें सांप दिखाने को कहा, लेकिन कैलाश एक न सुनता था। महबूबा के सामने उसे अपनी फ़न की नुमाइश का ऐसा मौका पाकर वो कब चूकता। एक दोस्त ने बताया, अजी दांत तोड़ दिए होंगे। कैलाश ने हंसकर जवाब दिया, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए। ये कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बढ़कर जहरीला सांप कोई और नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी चश्मे दिन में मर जाए, एक लम्हे की भी मोहलत ना मिले। इसके काटने का मंत्र भी नहीं है, अगर कहो तो इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। उस पर एक दोस्त बोला, मुझे तो यकीन नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर ही मानिए। दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया? सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि आदमी से उसे कोई नुकसान न पहुंचेगा तो वो उसे कभी नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब ये देखा कि कैलाश के सर पर भूत सवार है तो उसने मुजाहरा ख़त्म कर देने के इरादे से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया, आज तो मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। ये कहकर उसने कैलाश का शाना पकड़कर उसे चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। लेकिन कैलाश तो मुखातब लोगों का वहम दूर करके दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर इतनी ज़ोर से दबाई कि उसका मुंह सुर्ख हो गया और जिस्म की तमाम रगें तन गईं। सांप ने उसके हाथों ऐसा सलूक कभी ना देखा था। उसकी समझ में ना आता था कि वो उससे आखिर चाहते क्या हैं। उसे खदशा महसूस हुआ कि शायद वो उसे मार डालना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी हिफाजत के लिए मुस्तैद हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन दबाकर उसका मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन दोस्तों को शक हो आकर देख लें, आया अब भी शक है? अहबाब ने आकर उसके दांत देख लिए और मुताज्जिब रह गए। ठोस सबूत के सामने शक व शुबे की गुंजाइश कहाँ? दोस्तों के शकूक का इजाला करने के बाद उसने सांप की गर्दन ढीली छोड़ दी और उसे ज़मीन पर रखना चाहा, लेकिन वो काला सांप गुस्से से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सर उठाकर कैलाश की उंगली पर लपक कर जोर से काटा और वहां से भाग खड़ा हुआ। उंगली से टप टप लहू बहने लगा। पूरी कुव्वत से उंगली दबाकर कैलाश अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज़ की दराज में एक जड़ी पड़ी थी, जिसे पीस कर लगा देने से सिमे कातिल भी दूर हो जाता था। दोस्तों में हलचल मच गई। बाहर महफिल में इत्तला पहुंची और डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांध दी गई और जड़ी पीसने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। वो उंगली का डसा हुआ हिस्सा नश्तर से काट देना चाहते थे, लेकिन कैलाश को जड़ी पर मुकम्मल विश्वास था। सामीन, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस कहानी को जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं गिलोरिया, रेडियो मानू 90.0 FM के अफसाने।
रेडियो मानू 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to History's Mysteries. दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिस्ट्री मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आज हम बात करेंगे डांडी मार्च के बारे में। दोस्तों, डांडी मार्च एक पुरअमन एहतजाज मार्च था जो महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के नमक कानून के खिलाफ शुरू किया था। अंग्रेज़ी हुकूमत ने हिंदुस्तानियों को अपना नमक बनाने या जमा करने से रोक दिया था और नमक पर टैक्स यानी महसूल लगा दिया था, जो आम गरीब लोगों के लिए एक जुल्म था। गांधी जी ने इस कानून को गैर मुनसिफाना और जुल्माना करार दिया और इसके खिलाफ एक खास अंदाज में एहतजाज करने का फैसला किया और एक मार्च का आगाज़ किया। यह एहतजाज 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 24 दिनों में तकरीबन 385 किलोमीटर चलकर 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक समुद्री किनारे के एक गांव में पहुंचा। डांडी पहुंचकर गांधी जी ने समंदर के पानी से नमक बनाया। ये अमल दरअसल अंग्रेज़ों के कानून के खिलाफ वर्जी थी, लेकिन गांधी जी ने इसे पुरअमन तरीके से किया। ये एक अलामती कदम था जिसने पूरे मुल्क में नमक सत्याग्रह की तहरीक को जन्म दिया। इस मार्च में गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही अदम तशद्दुद के मानने वाले लोग शामिल थे। रास्ते में हजारों लोग एहतजाज में शामिल होते गए। ये मार्च सिर्फ एक नमक कानून के खिलाफ न था, बल्कि इसने हिंदुस्तानियों को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत दी। इस मार्च ने आम लोगों को आज़ादी की तहरीक से जोड़ा। औरतें, किसान, मजदूर, नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हुए। दुनिया भर में इस मार्च को एक अनोखा और पुरअमन एहतजाज समझा गया। इसने अंग्रेज़ हुकूमत को झंझोड़ कर रख दिया और उन्हें समझ आ गया कि अब हिंदुस्तानी खामोश नहीं बैठेंगे। दोस्तों, गांधी जी का ये अमल आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। पुरअमन तरीके से भी बड़ी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं गिलोरिया रेडियो मानू 90.0 एफएम के अफसाने। सामीन, ब्रेक के बाद आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम सुन रहे हैं प्रेमचंद की मशहूर कहानी मंत्र। मृणालिनी पियानो पर बैठी थी। खबर मिलते ही दौड़ी हुई आई और कैलाश की उंगली से टपकते हुए लहू को रुमाल में जज्ब करने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, लेकिन उसे एक लम्हे में ही कैलाश की आंखें झपकने लगीं। होठों पर जर्दी फैल गई, यहाँ तक कि वो खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। इतने में जड़ी पिसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और गुजरा। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वो लेट गया और हाथ से हवा करने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सर गोद में रख लिया और मेज़ का बरकी पंखा लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने आहिस्तगी से हाथ उठा दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मृणालिनी ने रोनी आवाज़ में कहा, क्या जड़ी कुछ भी असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सर थाम कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं तो इसकी बातों में आ गया। अब तो निश्चर से भी कोई फ़ायदा ना होगा। निस्फ घंटे तक यही कैफियत रही। कैलाश की हालत लम्हा बलम्हा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं। हाथ पांव ठंडे हो गए और चेहरा मान पड़ता गया। नब्ज का कहीं पता ना था। मौत के सभी आसार नज़र आ रहे थे। घर में कोहराम मच गया। एक तरफ मृणालिनी सर पीटने लगी, दूसरी तरफ माँ अलग पछाड़े खाने लगी।
डॉक्टर चड्ढा को अहबाब ने थाम लिया, नहीं तो वो अपनी गर्दन में ही नश्तर उतार देते। एक साहब बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिल जाए तो ऐन मुमकिन है कि अब भी बच जाए। एक मुसलमान ने उसकी तायीद की, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गईं, ऐसे ऐसे बाकमाल मौजूद हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि मैं इसकी बातों में आ गया। निश्तर लगा देता तो अब तक ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता था कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी तमाम जायदाद उसके कदमों पर रखने को तैयार हूँ। लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरा अजीज कैलाश जी उठे, भगवान के लिए किसी को बुलाइए। एक साहब की किसी झाड़ने वाले से पहचान थी, दौड़कर उसे बुला लाए, लेकिन कैलाश की शक्ल देखते ही उसे मंत्र चलाने की जरूरत न हुई। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे अहमक, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वो हो चुका, कुछ होना था वो कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी की आरजुओं की तकमील कहाँ हुई, दिल के वो हसीन ख्वाब जिससे ज़िंदगी मसरतों और कहकहों से भरपूर थी कहाँ पूरे हुए। ज़िंदगी के रक्षा समंदर में दिल की खुशी लूटते हुए क्या उनकी नैया को पानी ने नहीं निगल लिया। जो ना होना था वो हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही नशीली रोशन चांदनी एक खामोश संगीत की तरह माहौल पर छाई हुई थी। वही अहबाब का जम्मे गफ़ीर था, वही ऐशो निशात के सामान थे, लेकिन जहाँ मुतरन्नम कहकहे गूंजते थे वहाँ अब दर्द व कर्ब और आंसुओं का दौर दौरा था। सामीन, यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद इस कहानी को जारी रखेंगे। You are listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। आमाल में म्याना रवि अख्तियार करो और ऐसी रविश तर्क कर दो जो तुम्हारे लिए बायसे दुश्वारी है। हदीस। Tony Robbins once said, "The only impossible journey is the one you never begin." हरिऔध, जो हिंदी साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा है, प्रकृति अपरिमित ज्ञान का भंडार है। प्रकृति अपरिमित ज्ञान का भंडार है, परंतु उससे लाभ उठाने के लिए अनुभव आवश्यक है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. ब्रेक के बाद आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम सुन रहे हैं प्रेमचंद का मशहूर अफसाना मंत्र। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता और बीच बीच में खांसता भी जाता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सर दबाए आग की तरफ ताक रही थी। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में चारपाई थी और न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। उस कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर सूखी लकड़ियाँ और उपले चुनती थी। बूढ़ा रस्सी बनाकर शहर में फ़रोख्त कराता। यही उनकी ज़िंदगी थी।
उन्हें न किसी ने रोते देखा और न हंसते। उनका तमाम वक्त बस जिंदा रहने में कट जाता था। मौत दरवाजे पर खड़ी थी, रोने या मुस्कुराने की फुर्सत कहाँ। बुढ़िया बोली, कल के लिए कुछ है तो नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगलू शाह से 10 सेर उधार ले आऊंगा। उसके पहले के दाम तो दिए नहीं, और उधार क्यों देगा? ना देगा ना सही, घास तो कहीं गई नहीं, दोपहर तक क्या दुआना भी ना काट सकूंगा। इतने में एक आदमी ने आकर दस्तक दी। भगत भगत, क्या सो गए? जरा दरवाजा तो खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट खाया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? ये वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर भर में कोहराम मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने सख्त लहजे में सर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए। वही चड्ढा हैं, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे। पाँव पर गिरा था कि एक नज़र देख लीजिए, लेकिन सीधे मुंह बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे हैं, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। और कई लड़के हैं? नहीं जी, यही एक लड़का तो था, सुना है सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू तैर गए थे, लेकिन उन्हें ज़रा भी रहम ना आया। मैं तो उनके दरवाजे पर होता तो न जाओगे? हमने तो सुना था, तुमसे आकर कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा शांत हो गया, आंखें ठंडी हो गईं, लड़का भी सर्द हो गया। तुम जाओ, आज सुख की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से बोला, ज़रा तमाखू ले ले, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से राज तो नहीं चला गया, जहाँ 6 चले गए थे एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो गया, उसके लिए सब दबा दबा कर जमा किया था। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद तबीयत का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पर तंबाकू को रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े में कौन जाएगा? अरे दोपहर होती तो भी ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूल नहीं गया हूं। पन्ना की सूरत अभी भी आंखों के सामने मौजूद है। उस बेरहम और संगदिल ने निगाह उठाकर देखा तक नहीं था। मैं ना जानता था कि वो नहीं बचेगा, खूब जानता था। चड्ढा भगवान तो नहीं थे कि उनकी एक नज़र देख लेने से अमृत बरस पड़ेगा, लेकिन महज दिल का वहम था, ज़रा तसल्ली हो जाती। बस इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी रोज़ जाऊंगा और पूछूंगा, क्यों साहब, कहिए कैसे रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में तो कोई खामी नहीं होती, देवता होते हैं ना। भगत के लिए जिंदगी में यह पहला मौका था कि ऐसी खबर पाकर वो खामोश बैठा रहा हो। उसकी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी ना हुआ कि सांप की खबर पाकर वो दौड़ा ना गया हो। पौ माघ की अंधेरी रात हो, चैत बैसाख की धूप हो, सावन भादों का सैलाब हो, किसी की परवाह ना की उसने। वो फौरन घर से निकल पड़ता, बेलौस और बेमुद्दा। लेने देने का जज्बा कभी दिल में पैदा ही नहीं हुआ। ये ऐसा काम ही ना था, भला जिंदगी की कीमत कौन दे सकता था? ये एक नेक काम था। लेकिन आज वो घर से कदम नहीं निकाल सका। ये इत्तला पाकर अभी सोने ही जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के करीब रखी हुई है, इसके भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं। देती ही ना थी। बुढ़िया ये कहकर लेट गई। बूढ़े ने किसी से कुछ ना कहा। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया और आखिर में लेट गया। लेकिन वो खबर उसके सीने पर एक बोझ बनकर मौजूद थी। उसे मालूम हो रहा था जैसे उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे उसके तमाम कपड़े गीले हो गए हैं और वो कीचड़ में चिमट गया है, जैसे कोई उसके दिल में बैठा उसे घर से निकलने की तरगीब दे रहा है। बुढ़िया थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और ज़रा सी आहट पाकर जाग उठते हैं। तब भगत भी उठा, अपनी लकड़ी उठाई और आहिस्ता से किवाड़ खोले। बुढ़िया की नींद खुल गई। उसने जल्दी से पूछा, अरे कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखना था कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद ही नहीं आती। नींद काहे को आएगी? दिल तो चड्ढा के घर के इर्द गिर्द घूम रहा है ना। उसने मुझसे कौन सी नेकी की है जो उसके यहाँ जाऊं? वह आकर पाँव पर गिरेगा तब भी ना जाऊं।
लेकिन उठे तो उसी इरादे से हो। नहीं री, ऐसा अहमक नहीं हूँ उसके लिए कि फूल बोता फिरूं। बुढ़िया सो गई। भगत ने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर आकर बैठ गया। लेकिन उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उपदेश सुनने वालों की आवाज़ कान में पड़ने पर होती है। आंख चाहे उपदेशक की तरफ ही हो, लेकिन कान बाजे पर ही लगे रहते हैं। दिल में भी यही आवाज़ गूंजती रहती है। बेरहम सलूक का एहसास भगत के लिए उपदेशक था, लेकिन दिल में बदकिस्मत नौजवान की तरफ झुका जा रहा था जो इस वक्त मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल की ताखीर भी तबाहकुन और हौलनाक साबित होगी। उसने फिर किवाड़ खोले, इस आहिस्तगी से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उस वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बहुत सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था कि अभी कितनी रात बाकी है। भला वक्त क्या होगा? 1 बजा होगा, और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो देखा कि डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई है। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए, सुना है 10,000 तक देने को तैयार हैं। अरे मैं ना जाऊंगा, चाहे 10 लाख दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना भी क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है। चौकीदार चला गया। भगत ने पांव आगे बढ़ाए। जैसे नशे में इंसान का जिस्म उसकी रूह से बागी हो जाता है और उसके बस में नहीं रहता। पांव कहीं रखता है और पड़ता कहीं है, कहता कुछ है और ज़बान से निकलता क्या है। यही कैफियत उस वक्त भगत की थी। दिल में एक तूफान मचा हुआ था। इंतकाम था, जवाबी अमल की आग रोशन थी, लेकिन अमल दिल के काबू में ना था। जिसने कभी तलवार को हरकत नहीं दी, वो इरादा करने पर भी उसे नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी की खटखट करता हुआ लपका जा रहा था। एहसास रोकता था, लेकिन जज्बा उड़ाए ले जा रहा था। आधी रात गुजर जाने के बाद अचानक भगत रुक गया, हंसा और इंतकाम ने फर्ज पर गलबा पा लिया। मैं तो यूं ही इतनी दूर चला आया, इस सर्दी और तारीकी में बेमकसद ही इतनी दूर आ गया। मुझे जान हलकाल करने की क्या पड़ी है? आराम से सोया क्यों ना रहा? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन गाता, यूं ही यहाँ तक दौड़ा चला आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने कौन सा अच्छा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हज़ारों मरते हैं, हज़ारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने से क्या वास्ता? लेकिन इंतकाम ने एक दूसरा रुख इख्तियार किया। वो देखे तो सही जाके कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह रोते पीटते हैं, क्यों कर पछाड़े खाते हैं। वो देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की तरह रोते हैं या सब्र कर लेते हैं। बदला लेने के जज्बे को तस्कीन देता हुआ वो इस तरह आगे बढ़ता रहा। इतने में उसे 2 आदमी दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। अरे चड्ढा बाबू का तो घर उजड़ गया, यही एक तो लड़का था। भगत के कानों में आवाज़ पड़ी और उसकी चाल और तेज़ हो गई। थकान के मारे पांव उठते ना थे। इस कदर जल्द जल्द कदम उठा रहा था जैसे मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वो कोई 10 मिनट तक चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आ गया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ ना आती थी। भगत का कलेजा दग दग करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? अपनी उम्र में वो इस कदर तेज़ कभी ना दौड़ा होता था। मालूम होता था जैसे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए, मेहमान रुखसत हो गए थे। रोने वालों में महज आकाश के तारे रह गए थे। बड़ी बेताबी से लोग रह रहकर आसमान की तरफ देखते कि किसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा के आगोश में बहा दिया जाए। अचानक भगत ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज़ आया होगा। किसी और दिन उन्होंने ऐसे आदमी को लौटा दिया हो, लेकिन अब वो बाहर निकल आए। देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें सफ़ेद हो गई थीं, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नरमी से बोले, क्या है भाई? आज तो हम पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना, इधर शायद 1 महीने तक किसी मरीज़ को ना देख सकूं। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए तो आया हूँ। भैया कहाँ हैं, ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, कौन जाने। चड्ढा ने बेकरार लहजे में कहा, चलो देख लो, लेकिन 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो गया। बहुत तेरे झाड़ने फूकने वाले देख कर लौट गए। डॉक्टर साहब को तो खैर क्या उम्मीद होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर गए। भगत ने लाश को 2 मिनट देखा और मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेगा। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, ज़रा कहारों से कहिए पानी तो भरें।
कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था, लेकिन कहारों की तादाद ज़्यादा ना थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बैरूनी कुएं से पानी भर भर कर देना शुरू किया। मृणालिनी बर्तन लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत मुस्करा मुस्करा कर मंत्र पढ़ रहा था, जैसे कामयाबी उसके सामने खड़ी थी। जब वो एक मंत्र ख़त्म करता तो जड़ी निकालकर कैलाश को सूंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश पर डाल दिए गए और ना जाने कितनी मर्तबा भगत ने मंत्र फूका। आखिर आशा ने जब अपनी लाल लाल आंखें खोलीं तो कैलाश की लाल लाल आंखें भी खुल गईं। एक लम्हे में उसने अंगड़ाई ली और पीने के लिए पानी मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पांव पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंसुओं से आंखें भरकर बोली, अब तबीयत कैसी है? एक लम्हे में ही ये चीज़ हर तरफ फैल गई। अहबाब मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब के सामने इंतहाई अकीदत से भगत का तज़किरा कर रहे थे। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए बेताब थे, लेकिन अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता ना था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठा चिलम पी रहा था, हम लोग तंबाकू निकाल कर देने लगे तो ली नहीं, अपनी निकाल कर चिलम सुलगाई। यहाँ तो भगत की चारों तरफ तलाश होने लगी और उधर भगत लपका हुआ घर जा रहा था कि बुढ़िया के बेदार होने से पहले वहाँ पहुँच जाए। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू भी न लिया। नारायणी ने कहा, मैंने तो सोचा था उसे कोई बहुत बड़ी रकम नज़र करूँगी। डॉक्टर चड्ढा बोले, रात को मैंने पहचाना नहीं, लेकिन ज़रा साफ होने पर मैं उसे पहचान गया था। एक बार ये एक मरीज़ को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं उस वक्त खेलने जा रहा था और मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस रोज़ की बात याद करके मुझे इस कदर कोफ्त और खजालत महसूस हो रही है कि बयान नहीं कर सकता। मैं अब उसे खोजूंगा और उसके कदमों पर सर रखकर माफ़ी मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। उसके खुलूस ने मुझे ऐसा आदर्श दिखाया है जो ज़िंदगी भर मेरी नज़रों में रहेगा। सामीन, आप सुन रहे थे प्रेमचंद की मशहूर कहानी मंत्र। मैं हूँ तलहा मन्नान। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे थे गिलोरियां, रेडियो मानो 90.0 FM के अफसाने। दिस इज रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।